कक्षा 8 गणित मॉडल पेपर दे रखा है एक्सीलेंट का डेस्क बुक का। पहला मॉडल पेपर है जिसका पहला सवाल है 2/7 गुणा 0। इसका आंसर कितना आएगा? 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर आंसर आता है 0। दूसरा सवाल दे रखा है 3x - 1 = 14 में बायां पक्ष कौन सा है? 3x - 1 ये हो जाएगा बायां पक्ष, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। ठीक है, ये बायां पक्ष हो जाएगा और ये दायां पक्ष हो जाएगा। वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? ये कोई वर्ग है, वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। और प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 9 की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? यानी 9 का वर्ग कितना होता है? 9 × 9 बराबर कितना होगा? 81 आंसर। संख्या 5 की घन संख्या क्या होगी? 5 का घन कितना होता है? 5 × 5 × 5। 5 × 5 करेंगे तो 25, 25 × 5 करेंगे तो 125। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना होता है? देखिए, अंकित मूल्य होता है किसी वस्तु पर जो मूल्य लिखा हुआ होता है, किसी भी वस्तु पर जो मूल्य लिखा हुआ होता है वो अंकित मूल्य होता है। और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वो होता है विक्रय मूल्य। और जिस वस्तु पर मूल्य खरीदी जाती है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो होता है क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य जिस वस्तु पर मूल्य अंकित होता है, मान लीजिए किसी वस्तु पर मूल्य 2000 अंकित है और उस वस्तु को 1500 रुपये मूल्य पर बेची गई, तो 2000 रुपये अंकित था उस पर और 1500 में बेची गई, तो कितने की छूट दी? 500 रुपये की छूट दी। तो ये जो छूट होती है ये बट्टा कहलाता है। छूट जो होती है ये बट्टा कहलाता है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा? बट्टा कहलाएगा। ठीक है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। एक पदीय जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, 4x, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो वो है 4x, क्योंकि 4x + 3y में क्या हो जाएगा? 2 पद हैं। 3x + 2y में कितने पद हो जाएंगे? 2 पद। और 3x + 2y + 5z में कितने? 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, अगला है हमारा 8वां सवाल 0.000035 का मानक रूप होगा। मानक रूप मतलब होता है संक्षिप्त रूप, छोटा रूप, छोटे रूप में लिखेंगे। ये देखिए, इसको लिख दिया 35। अब पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, तो नीचे लिख दी 6 0। ठीक है, 35/10⁻6 लिख सकते हैं। 35/10⁻1 × 10⁻5 लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान है। 5 और 1 10⁻6 हो जाते हैं। इसको अपन मानक रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं? एक संख्या बाद पॉइंट लगाते हैं इधर से। तो इधर से देखिए ये हो जाएगा 10 का भाग देंगे तो 3.5 हो जाएगा, और नीचे है 10⁻5, तो 3.5 × 10⁻5 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी 10⁻5। ये हमारा आंसर हो गया। अगला है -19/29 गुणा 29/19 माइनस के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इसके अंतर्गत कौन सा गुणधर्म है? देखिए, 19/29 है गुणा 29/19 है, यानी विपरीत है। ये विपरीत संख्याएं हैं, विलोम संख्याएं हैं, यानी ये प्रतिलोम है। प्रतिलोम मतलब उल्टी संख्याएं हैं। ये उल्टी संख्या मतलब प्रतिलोम है। और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। और बीच में गुणा का चिन्ह है, इसका मतलब ये गुणन प्रतिलोम है। अगला सवाल है हमारा 5x + 9 = 5 + 3x। इसमें x का मान निकालना है। देखिए, x का मान निकालने के लिए इधर 5x है, ये 3x इधर है, तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 5, और ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5x में से 3x गए तो 2x बचे, इधर माइनस के 4 बच गए, तो x बराबर -4/2 बराबर -2 आंसर। घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए 3331। ठीक है, इसमें इसके घन का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो घन के इकाई के अंक के लिए हम इकाई के अंक का ही घन कर देते हैं। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 1। इसका घन कर देंगे 1 × 1 × 1। आंसर क्या आएगा? 1। 1027 है, इसमें इकाई के अंक का क्या कर देंगे? घन कर देंगे 7 का क्यूब, 7 का घन। 7 × 7 करेंगे 49, 49 का 9 ले लिया। ठीक है,
49 का 9 ले लिया, 4 छोड़ दिया, 9 को 7 से गुणा करेंगे, 9 7 63, 63 का 3 हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है, भारती और मीनाक्षी है, भारती और मीनाक्षी है, इनका भारती और मीनाक्षी है, इनके पास 15 और 45 पेन है क्रम से। तो इन पेनों का अनुपात ज्ञात करो। देखो भारती के पास 15 पेन है, मीनाक्षी के पास 45 पेन है। ठीक है, तो भारती के पास 15 पेन है, मीनाक्षी के पास 45 पेन है। 15 अनुपात 45, अनुपात का निशान ये होता है 15 एकम 15, 15 थी 45, इनको काट दिया। अनुपात कितना है? 1 अनुपात 3। सत्य व असत्य बताने हैं। ए की घात m गुणा बी की घात m का मान ए बी की घात m होता है क्या? बिल्कुल होता है, सत्य है। क्यों? क्योंकि घात क्या है? समान है। तो आधार क्या है? गुणा में है, तो गुणा में हो जाएगा। 10 की घात 24 में आधार कितना है? आधार 10 हो जाएगा, और घात कितनी है? 24 है। ठीक है, -5 की घात -4 गुणा -5 की घात -2 का मान -5 की घात -6 होगा क्या? बताना है सत्य असत्य। भाई आधार समान है, -5 है, तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, -4 और -2, -4 -2 कितना होगा? -6, तो ये सत्य है। 2 की घात 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6 का मान 2 की घात 11 होगा क्या? सत्य असत्य बताना है। 2 की घात 5 भाग दे दिए, यानी बटे में 2 की घात -6, 2 की घात 5 गुणा में जाएगा ऊपर, तो 2 की घात 6 हो जाएगी प्लस की, 2 की घात क्या हो जाएगी? 5 + 6, 2 की घात 11, सत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बिल्कुल सही बात है। ये आयत है, आयत में क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। उत्तल बहुभुज के विकर्ण का कोई भी भाग बहिर्भाग नहीं होता है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 540 डिग्री होता है। देखिए बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 गुणा 180 डिग्री। n बराबर क्या है? भुजाओं की संख्या। देखिए पंच बहुभुज क्या होता है? जिसमें 5 भुजाएं हों, ठीक है, 5 - 2 गुणा 180 डिग्री, 5 में से 2 गया तो 3 गुणा 180 डिग्री। तो पंच बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? 540 डिग्री। अगर हम त्रिभुज की बात करें कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, देखिए त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी? 1 2 3। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी? 3। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितने हो जाएगा? 3 - 2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 में से 2 गया तो 1 गुणा 180 डिग्री। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसे निकाल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, समान भागों में बांटते हैं। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा बराबर। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, समांतर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, समांतर होगी। समांतर का मतलब है ये सामने कभी नहीं कटेगी, ये दोनों कभी नहीं काटेगी आपस में आगे जाके। ये भुजा और ये भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, यानी ये और ये बराबर काटते हैं, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। और ये जो कोण है ना, सम्मुख कोण, ये भी बराबर होते हैं। ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण ही बराबर। अगला है गुणा करना है। -4p का 7r से गुणा करना है। देखिए 4 का 7 से गुणा किया 28, चिन्ह का ही का माइनस का p गुणा r। 2p का 8q से गुणा करना है, 2 8 16 p गुणा q। 3p का 4 - 8q से गुणा करना है, 3 चौको 12 p माइनस का चिन्ह 8 तिया 24 p गुणा q। 20p², इसको लिख सकते हैं 4p गुणा 5p। ठीक है, सोलहवां सवाल है हमारा। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। 52 ताश की पत्ती है, ठीक है, एक गड्डी ताश की है, उसमें 52 पत्ती होती है, उसको अच्छी प्रकार से फेंट लिया, उसमें से एक पत्ता बिना देखे निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे निकाला जाता है। तो ज्ञात करो कि ये काला बादशाह होने की प्रायिकता क्या है।
देखिए बादशाह कितने होते हैं, एक बात ध्यान रखना कि 13 पत्ते होते हैं 4 तरीके के ताश में, 4 हुक्म के, 4 ईंट के, 4 पान के और 4 चिड़ी के, ठीक है। जिसमें से 4 होते हैं इक्के, 4 होते हैं बादशाह, 4 होते हैं इक्के, 4 होते हैं बादशाह, 4 होती है बेगम और 4 होते हैं गुलाम, ठीक है। इक्के होते हैं 2 लाल और 2 काले, ऐसे ही बादशाह होता है 2 लाल 2 काले, बेगम होती है 2 लाल 2 काले और गुलाम भी होते हैं 2 लाल और 2 काले, ठीक है। ये कह रहा है एक काला बादशाह होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालने के लिए अपन सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम भाई काले रंग के बादशाह कितने हैं, 2, टोटल बादशाह कितने होते हैं 4, जिनमें से 2 काले होते हैं 2 लाल होते हैं। काले रंग के बादशाह कितने 2, टोटल दास के पत्ते कितने हैं 52, भाई कुल परिणाम कितने हैं 52, इनमें से अनुकूल परिणाम कितने हैं 2, 1/26 हमारा आंसर हो जाएगा काट के। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, इक्का कितने होते हैं 4, कितने में से, इक्का कितने होते हैं 4, कितने में से 52 में से, ठीक है। तो 1/13 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 एकम 4, 13 चौको 52, ठीक है। लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल रंग की बेगम, देखिए बेगम लाल रंग की 2 होगी, ठीक है। 4 बेगम होती है जिनमें से लाल रंग की 2 होगी और काले रंग की भी 2 होगी, तो लाल रंग की 2/52, 1/26 हमारा आंसर। अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से देखो 9604 का वर्गमूल, 2 का भाग दिया, 2 चौको 8, 2 8 16, 0 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0 2 एकम 2। अब 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है। 7 तिया 21, 3 बच गया, 7 चौक 28, फिर 2 बच गया, 7 तिया 21, फिर 7 का जाएगा, 7 चौक 28, 6 बच गया, 7 नाम 63, फिर 7 का दिया, 7 7 49, फिर 7 का दिया एक बार। क्या आया, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2, 7 गुणा 7 और 7 गुणा 7, मतलब एक जोड़ा ये आ गया, एक जोड़ा ये आ गया, एक जोड़ा ये आ गया, इनमें से एक ले लिया 2, इनमें से एक ले लिया और इनमें से एक ये ले लिया, ठीक है। 2 7 14 गुणा 7 क्या हो गया, 4 7 98, ये हमारा आंसर हो गया 17 में। अठारहवां है, किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए कोई समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें आसन्न कोण यानी एक ही भुजा के सहारे बने हुए कोण, या तो इस भुजा के सहारे बना लो या फिर इस भुजा के सहारे, या फिर इस भुजा के सहारे बना लो या फिर इस भुजा के सहारे, हमने इस भुजा के सहारे बना लिया आसन्न कोण, ठीक है। ये 3:2 दे रखे हैं, इसको मैं 3x और 2x लिख सकता हूँ, ठीक है। ये 3x है और ये 2x है। अब देखो हमने बताया था कि इन दोनों कोणों का योग क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये 3x + 2x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 5x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180/5, 5 × 15, 5 × 6 30, 36 डिग्री हो गया। जब ये 36 डिग्री है तो d का मान कितना हो गया, 3x है, 3 गुणा x का मान 36 रख दिया तो 36 108, ये कितना हो जाएगा 2x है, तो 2 गुणा 36 72 डिग्री। अब देखो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो कोण A कोण C के बराबर होगा यानी 72 डिग्री होगा ये भी, और कोण B कोण D के बराबर होगा यानी 108 डिग्री होगा ये भी हमारा आंसर। मूलधन 12,000 रुपये, समय 2 वर्ष, दर है 10%। तो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। साधारण ब्याज हम पहले ज्ञात करेंगे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है 12,000 रुपये, दर कितनी है 10%, समय 2 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 12 दूना 24 और 2 जीरो, 2400 रुपये हमारा आया साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हम पहले मिश्रधन का सूत्र लगाएंगे। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100 गुणा की घात समय, मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100 की घात समय। मिश्रधन क्या होता है, ब्याज सहित मूलधन, ब्याज सहित मूलधन, ब्याज मूलधन के साथ में ब्याज जुड़ जाता है वो मिश्रधन कहलाता है, ठीक है। तो 12,000 मूलधन है गुणा 1 + दर कितनी है 10/100 की घात 2, 12,000 गुणा 100 एकम 100 + 10 कितना हो गया 110/100, और 2 बार है तो गुणा 110/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी और 1 जीरो से 1 जीरो ये गई, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, ठीक है।
तो ये हो गया 11 11 121 और एक ये 0 है ही, गुणा 12 कर लिए तो 14,520 आ गया। मिश्रधन आ गया 14,520। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे। 14,520 में से 12,000 घटा दिए तो 2,520 निकले। अब अंतर निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा आता है, साधारण ब्याज कम आता है। चक्रवृद्धि ब्याज देखो ज़्यादा आया, साधारण ब्याज कम आया। चक्रवृद्धि ब्याज आया 2,520 और साधारण ब्याज आया 2,400। 2,520 में से 2,400 घटाएंगे तो 120 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। बीसवां सवाल दे रखा है हमारा, हमको दे रखा है कि हमको दे रखा है एक चरागाह में 20 पशु है। 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन पर्याप्त है, 6 दिन के चारा पर्याप्त है। अगर 10 पशु और आ जाएं, यानी पशुओं की संख्या अब कितनी हो जाए, 30 हो जाए, तो अब कितने दिन के लिए भोजन पर्याप्त होगा, कितने दिन के लिए चारा पर्याप्त हो जाएगा। मान लीजिए पशुओं की संख्या है कितनी, पशुओं की संख्या कितनी दे रखी है, 20, तो कितने दिन के लिए पर्याप्त भोजन, 6 दिन के लिए। अब 10 पशु और आ गए, यानी पशु हो गए 30, तो कितने दिन के लिए भोजन पर्याप्त होगा, मान लीजिए x दिन के लिए भोजन पर्याप्त होगा। अब अपन को देखना है कि सीधा अनुपात है फिर प्रतिलोम समानुपात है। ये सीधा समानुपात है, प्रतिलोम समानुपात है। भाई सीधा समानुपात में तो क्या होती है, चीज़ें कांस्टेंट रहती है, यानी नियमित रहती है, यानी स्थिर रहती है, ठीक है। लेकिन प्रतिलोम समानुपात में एक चीज़ घटती है तो दूसरी चीज़ बढ़ती है। देखिए अगर पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो चारा जो है उसकी संख्या चारा जो है उसकी मात्रा घटेगी। पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो चारा की मात्रा तो घटेगी, और जितने दिन पशुओं को चारा चाहिए उतने दिनों में कमी होगी, सीधी सी बात है। तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, इसका मतलब है प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है, 20 गुणा 6, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, बराबर है 30 गुणा x। तो इसको इधर ले आया 30 गुणा x बराबर 20 गुणा 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणा 6 बटा 30 बराबर 4 दिन, काट लेंगे तो। अगला सवाल है 3t-3 बराबर 5, ब्रैकेट में है 2t+1 को हल कीजिए वह अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखो हल करेंगे, 3 ब्रैकेट t-3 बराबर 5 ब्रैकेट 2t+1 समीकरण 1 मान लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले t का मान निकालेंगे, t का मान जो भी आएगा उसको समीकरण में रखेंगे और वो हमारा उत्तर की जांच हो जाएगी। देखिए t का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, 3 गुणा में है तो 3 से इसको गुणा कर देते हैं। 3t - 3 तिया 9 बराबर 5 दूनी 10 t + 5 एकम 5। देखिए 3t है, इधर 10t है, 10t को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर इधर 5 है, इधर 9 ले जाएंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे। ये 3 और ये 10 माइनस के कितने बचे, -7 t बराबर ये हो जाएंगे 14। t बराबर 14 बटे -7, आंसर क्या है -2। -2 क्या है, समीकरण 1 में रखने पर 3 t की जगह -2 रखा, -3 बराबर 5 -2 गुणा यहाँ पर आएगा 2 गुणा -2 + 1, क्या आएगा -4 + 1, ये आ जाएगा 3 गुणा -5 बराबर 5 -4 + 1, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा 5 गुणा -3 -15 बराबर -15, यानी LHS बराबर RHS हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखो वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021 में क्या दे रखी है, घायलों की संख्या दे रखी है और इनका योग दे रखा है। हमें पाई चार्ट में इसको दर्शाना है। पाई चार्ट में दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हमको पाई को किस रूप में व्यक्त करते हैं, एक तरह से 360 डिग्री के रूप में देखा जाता है, ठीक है। पाई को ये एक पाई चार्ट में इसको ये क्या होता है, एक पूरा सर्कल होता है, ठीक है। ये एक 360 डिग्री का होता है तो डिग्री में देखा जाता है, तो हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे। सबसे पहले डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको संपूर्ण का भाग निकालेंगे, ठीक है। ये दे रखा है 2018 में घायलों की संख्या कितनी है, 20, 2019 में कितनी है, 12, 2020 में कितनी है, 18, 2021 में कितनी है, 22, और कुल कितने हैं, ये 72, ठीक है। तो संपूर्ण का भाग कितना हो जाएगा, देखिए भाई 20 कितने में से, 72 में से, तो 5/18 आंसर, 5/18 भाग है। ये कितने हैं, 12/72 यानी 1/6 भाग है। ये 18/72 यानी 1/6 भाग है। ये 22/72 यानी 11/6
36 भाग है। अब कितने अंश का होगा ये, इनके केंद्रीय कोण कितना होगा, 360 से गुणा कर देंगे सबको। ये 100 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। पाई चार्ट में दर्शा देंगे, देखो 110 डिग्री हो जाएगा 2021, ठीक है, 2020 ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 2019 60 डिग्री, और 2018 100 डिग्री। हमारा पाई चार्ट हो गया। 23वां है, उसका पहला सवाल है p² + 6p + 8 इसके गुणनखंड गणें। जब ये क्या नाम से त्रिपदीय आए ना, 3 पदों वाला कोई भी व्यंजक आए तो उसके गुणनखंड करते हैं ना अपन। तो इसका गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं कि ये जो पहला पद है और तीसरा पद है, इसको गुणा कर लेंगे 8p², और बीच का जो पद है इसके इस प्रकार से टुकड़े करेंगे, गुणा करने पर 8p² आए, और जोड़ने घटाने पर 6p आए। तो देखो 8 के क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या आया 2 2 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2, 4 2 ले लिया, जोड़ने पर क्या आया 4 2 6 आते हैं जोड़ने पर, और गुणा करने पर 8 आते हैं। तो देखो p² + 4p + 2p + 8, ये टुकड़े कर लिए इसके, p कॉमन ले लिया, p + 4 + 2 कॉमन ले लिया, p + 4, p + 4 2 बार है, एक बार लिख लिया, और p + 2, ये हमारा आंसर। तेईसवें का दूसरा है 49x² - 36, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x² - 6 का स्क्वायर। ये दिख रहा है a² - b² जैसा, a - b a + b, a² - b² क्या होता है, a - b a + b। तो इसको लिख देंगे, ये a है ये b है, 7x - 6 और 7x + 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है am² + bm² + bn² + an²। ये देखिए m² है, तो m² कॉमन ले लेंगे, क्या बचा a + b। ये देखिए n² है, n² कॉमन ले लेंगे, क्या बचा b + a, यानी a + b बचा है, a + b आ जाएगा दोनों में, 2 बार है तो एक बार लिख देंगे, m² + n², हमारा आंसर है। 15xy - 6x + 5y - 2, ये क्या है, इसमें तो पहले से 4 पद है, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पर 3 से भाग जा रहा है दोनों में, ठीक है, 3 ले लिया, और x कॉमन है दोनों में तो x ले लिया, तो 3x कॉमन ले लिया, 3 का भाग 15 में दिया, 5 बार गया, x से x कट गया, y बचा, माइनस का चिन्ह, 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार, x से x कट गया, प्लस यहाँ क्या ले सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 5y - 2, 5y - 2 2 बार है, 5y - 2 3x + 1, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये घनाभाकार डिब्बे है, इसका आयतन 1800 घन सेमी है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 40 सेमी और 30 सेमी है तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन क्या दे रखा है 1800 घन सेमी, लंबाई दे रखी है 40, चौड़ाई दे रखी है 30 सेमी, और ऊंचाई हमको निकालनी है। 40 गुणा 30 गुणा ऊंचाई हम इधर रख लेंगे, बराबर कितना है 1800। ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो 1800 बटा 40 गुणा 30, 3/2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए ये कोई क्या 14 सेंटीमीटर वाला चौड़ाई एक आयताकार कागज है, इसको मैं चौड़ाई के अनुदिश ऐसे मोड़ दूं तो ये बेलन बन जाता है। तो ये चौड़ाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई होगी, तो ये बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन क्या होता है πr², पाई का मान होगा 22/7, आर क्या है 20, तो r² दे रखा है, तो 20 गुणा 20, h क्या है 14, 7 दूनी 14, 2 बार कट गया, गुणा करके क्या है 17,600 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। चौबीस के बाद अथवा में एक सवाल है, एक चतुर्भुजाकार बगीचे का 54 वर्ग मीटर क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है तथा सम्मुख शीर्षों से इस पर डाले गए विकर्ण 8 मीटर व 4 मीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक ABCD एक क्या है चतुर्भुजाकार बगीचा है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 54 वर्ग मीटर है, 54 वर्ग मीटर है। इस पर ये एक विकर्ण है AC, माना विकर्ण की लंबाई क्या है x मीटर है, इस पर डाला गया लंब क्या है 8 मीटर और 4 मीटर है, ठीक है। तो इस विकर्ण की लंबाई AC की लंबाई यानी इस x की लंबाई हमको ज्ञात करनी। हमको पता है इसमें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं ABC और ADC, भाई
ABC और ACD, ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अगर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ और इनको जोड़ दूँ तो ये पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखो ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार कितना है, x, गुणा ऊंचाई कितनी है, 8। ठीक है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार x है, गुणा ऊंचाई कितनी है, 4। अब इनको जोड़ दूं तो ABCD इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 54। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 54, बराबर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ दूं मैं, क्या हो जाएगा, 1/2 x गुणा 8 प्लस 1/2 गुणा x गुणा 4। 1/2 गुणा x कॉमन ले लूँ तो 8 + 4, 1/2 गुणा x गुणा 12, 2 से काट दिया, 2 6 12, इधर 54 है ही। ठीक है, x गुणा 6 को इधर ले आया मैं, बराबर 54 है ही। तो x बराबर 54/6, 54 में 6 का भाग दिया तो 9 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 9 मीटर हमारे क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। अगला सवाल है, एक घनाभाकार कमरे का आयतन 64 घन मीटर है, तो इस कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 64 हमारा दे रखा है, 64 घन मीटर है घन का आयतन, 64 दे रखा है आयतन, भुजा क्यूब इसके बराबर होगा। भुजा क्यूब बराबर है 64, तो भुजा बराबर क्या होगा, 64 का क्या निकाल ले, घनमूल निकाल ले। भुजा बराबर क्या होगी, 4 मीटर। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 गुणा भुजा का मान कितना है, 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 6 गुणा 4 गुणा 4, 6 चौक 24, 24 गुणा 4, 24 गुणा 4 करेंगे तो 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है।